अच्छा जी, उसके बाद हमारी कुछ बात, जैसे कि पहले वीडियो के अंदर हमने बात की कि बिजनेस में एथिक्स क्या होते हैं, और अब हमने बात करनी है इसके वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें हमने बात करनी है कि एथिकल इश्यूज ऑफ द मैनेजर। एक मैनेजर होते हुए आपको कौन कौन से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, और उनको किस तरह से आप क्या कहते हैं एक्सप्लेन करोगे, या किस तरह से आप उसको देखोगे और किस तरह से उसको ओवरकम करोगे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिसको सेल्फ डीलिंग कहा जाता है। सेल्फ डीलिंग में मैं फर्दर ही अगर थोड़ी सी बात करता जाऊँ तो दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा, जिसमें एक होती है सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये नहीं पता कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं, तो आप कभी भी अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकोगे, या खुद को आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। इस सारी चीज़ को देखने के लिए इसको हम एथिकल इश्यूज ऑफ मैनेजर्स भी कह सकते हैं, जिनमें सेल्फ डीलिंग का जिक्र करते हैं। इनको वन बाय वन आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इसको मैं लेके चलूँ आगे। तो सेल्फ डीलिंग है, वो कहता है एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ डीलिंग के सीनियर मैनेजर who treat corporate funds as their own personal treasury। बाजू का था जो कंपनी का पैसा होता है वो इस तरह समझ रहे होते हैं कि ये सिर्फ सिर्फ आपका पैसा है, जबकि याद रखिएगा कंपनी में जिस वक्त आप, या ऑर्गेनाइजेशन में जिस वक्त आपका पैसा लगा होता है, तो वो सारे का सारा शेयर होल्डर्स को होता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं। तो याद रखिएगा सीनियर मैनेजर कभी भी ये नहीं समझ के पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, उनको सेल्फली डील करना चाहिए इस अपनी बुरी आदत के साथ कि कंपनी का पैसा कंपनी का है, और हमारे पास वो बतौर अमानत है किसी शेयर होल्डर्स का है, उसको सही तरीके से देखा जाए। सेकंड इसमें जो सी चीज़ हो सकती है वो ये थी, सीनियर मैनेजर हु यूज देयर कंट्रोल ओवर द कंपनसेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अवार्ड देमसेल्फ मल्टी मिलियंस डॉलर। आप ये कह लें कि जिस वक्त वो सैलरी को जज कर रहे होते हैं, जिस वक्त वो परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं, जिस वक्त उनको प्रमोशन चाहिए, रिवार्ड चाहिए, तो वो ये देखें कि भाई हमें या हमारे जानने वालों को मिल जाए, किसी दूसरे को ना मिले। इसको नेपोटिज्म भी कहा जाता है, इसको फेवरेटिज्म भी कहा जाता है, इसको उर्दू में अकरबा परवरी कहा जाता है। अपने जानने वालों को प्रमोशन देना, अपने जानने वालों को नौकरी देना, अपने जानने वालों को इख्तियारात देना, ताकि आप खुद स्ट्रॉन्ग हो या आपके जानने वाले स्ट्रॉन्ग हो। इस चीज़ को डील करना भी सेल्फ डीलिंग है। और याद रखिएगा वो कहते हैं कि पे इंक्रीजेस इन स्टॉक opinion grants that they are the promotion with their contribution to the corporation। और इस चीज को ओवरकम इस तरह किया जा सकता है कि जितना आपने काम किया उसके बदले आपको पेमेंट होनी चाहिए। आपको अपने काम से या अपने राइट से ज्यादा अगर मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वो क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स को डिस्टर्ब जरूर करेगा। थर्ड इसमें वो कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेयर द इंडिविजुअल मैनेजर अवार्ड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट to the most efficient supplier, but to the one that provides the largest kickback। किकबैक आप ये कह सकते हो कि जो उसको ज्यादातर फेवर देता हो, ज्यादा उसको जो सा चीजें देता हो, वो तमाम की तमाम चीजों को वो जो सा क्या करता है, इंडिविजुअल मैनेजर जो सा है वो फिर अपना पर्सनल इंटरफेरेंस यूज करते हुए ऐसे सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की कोशिश करता है जिससे उसको ज्यादा पैसे मिलते हो या ज्यादातर उसके ऊपर आता है। तो इसको भी ओवरकम करना जो सा वो सेल्फ डीलिंग आता है। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उसमें यही मैंने बोला कि अगर कोई बंदा अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए किसी ऐसे बंदे को जो हकदार नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, जैसे टेंडर निकलते हैं मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो चीज़ों को खरीदने का या बेचने का टेंडर देती है, पेशकश करती है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को अगर आप पर्सनली पोज करके उसको जानने वाले को दिलवाएं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो सी वो फेवरेटिज्म में चली जाती है। तो ऐसा करना या ऐसी चीज़ को डील करना ये सेल्फ डीलिंग है। एक और इसमें उसने सेल्फ डीलिंग का केस दिया हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में वो जो से आपसे मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इसको देखिएगा। और इसके अंदर एक सीईओ था जिसने जो से वो अपनी पर्सनल इंटरफेरेंस को यूज करते हुए किसी वो क्या कहते हैं बंदे को क्या कहते हैं ज्यादा पे कर दिया या ज्यादा उसको इंसेंटिव दिया, तो उसको किस तरह से ओवरकम किया गया। ठीक है, मैं मेन चीज के ऊपर आऊंगा। तो वो कहते हैं जी याद रखिएगा सेल्फ डीलिंग में जो मुख्तलिफ और तरह के बिहेवियर होते हैं, इनमें सबसे पहले क्या है, या सेल्फ डीलिंग के बाद अगली अगर बात करते हैं जो बैरियर्स हैं
आपकी वो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से एथिकल बिहेवियर को परफॉर्म करने में, वो हो सकती है इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन है। इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन को आप अगर बड़ी सिंपल सी बात करते जाओ, a situation in which the manager try to control the corporation data to distort or hide the information। जो असल हकायक है वो अगर आप ऊपर तक या रियलिटी लोगों तक ना पहुंचाएं तो ये एक मैनिपुलेशन है। आप ये कह लो कि ये भी सेल्फ डीलिंग के अंदर ही एक बिहेवियर है जो आपको अक्सर नजर आएगा। आपके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे मैनेजर होते हैं जो लोगों तक सही बात नहीं पहुंचने देते। जैसे आपके डायरेक्टर को ये पता जरूर होना चाहिए कि हाउ मच सेल, और अगर जीएम सेल्स अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए, लोगों की नजर में ज्यादा बनाने के लिए फेक रिजल्ट्स सेल के शो करे, ना कोई भी सेल को ज्यादा शो करे, या कोई ऐसी चीज को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करे जो कि मार्केट में सही नहीं चल रही, जिसका मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सही, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, हाइड किया इन्फॉर्मेशन को। और ऐसी सूरत में वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मसला पड़ेगा उसमें। उसके बाद आगे ये भी हो सकता है जिसको एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर कहा जाता है। वो कहते हैं बिहेवियर एंड हार्मिंग एक्चुअल कम्पिटिटर मोस्ट ऑफन बाय यूजिंग द मोनोपोली पावर। पेप्सी और कोक की मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एग्जांपल दी हूँ। पेप्सी और कोक अगर आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर पे आ जाए और एक दूसरे को जो उनसे ब्लेम या एक दूसरे के ऊपर फ्रॉड के ऊपर आते हैं, तो ऑटोमेटिक वो एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर लाएगा। याद रखिएगा, कंपटीशन करना बहुत बड़ी स्किल होती है। आप मुकाबला जब तक नहीं करते तब तक आपको बेहतर होने का मौका नहीं मिलता। और अगर आप अपने आप को भी कुल्लो हम समझो तो इसको या मोनोपोली कहा जाता है, इसको जारादारी कहा जाता है उर्दू में। जारादारी होती है कि जब आप अपने आप को भी सब कुछ समझो और खुद ही सारी चीज़ों के ऊपर, पावर्स के ऊपर इख्तियारात हासिल करने की कोशिश करो। उसके बाद है जी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोइटेशन है। तो वो कहते हैं जी री राइटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विद द सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन वे दैट इज मोर फेवरेबल टू द फर्म, ऑफन यूजिंग द पावर फोर्स रिवीजन थ्रू। इसमें ये भी हो सकता है कि आप किसी नए कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपनी मनमानी शराइत के ऊपर उसकी एक्सप्लोर कर रहे हो, या पुराने वाले को इस तरह से आप क्लेम करो, या उसको क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस डालो, उसमें प्रेशर डालो कि भाई ये वाली चीज़ आपने इस तरह से करनी है, अपने फेवर के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए कहो, तो ये चीज़ें आपकी एक्सप्लोइटेशन में आ जाएंगी। उसके बाद सब स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन है। आप अगर एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से डील नहीं कर रहे विद रेफरेंस ऑफ फेयर वर्किंग कंडीशन है, अगर उसको गंदा जगह पे काम करने के लिए दिया जाए, या फिर उसको जो है वो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा रखे जाए, पैसे दिए जाए उसको 5 घंटे के और काम लिया जाए उससे 9 घंटे का, तो ये जो सब स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन आ जाते हैं। तो वो कहते हैं टॉलरेटिंग अनसेफ वर्किंग कंडीशन इवन पे लेस देन मार्केट रेट्स। अब मार्केट में रेट जाता है 15,000 रुपये का, आप उसको 10,000 रुपये पे भी हायर कर रहे हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये चीज़ सब स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन आ जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल डीरेगुलेशन है, taking action that directly indirectly result in pollution or environmental harm। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फ़ज़ाई आलूदगी फैलती है, जो हवाई आलूदगी फैलती है, जो समुद्री आलूदगी फैलती है, उसमें एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है आपकी उन तमाम कंपनीज के अपने एसओपीज को ना फॉलो करना। अगर वो वेस्टेज जो मटेरियल निकालते हैं उनको अगर सही तरीके से वो क्या कहते हैं ठिकाने लगाएं, तो ऑटोमेटिकली उनसे इन्वायरमेंटल डीरेगुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। अगर इन तमाम बिहेवियर्स को कंट्रोल कर लिया जाए, एक्सप्लॉइटेशन को कंट्रोल कर लिया जाए, तो आपकी इस चीज़ को सेल्फ डीलिंग कहा जा सकता है। अच्छा याद रखिएगा, एक अगली टॉपिक आ जाता है जिसको हम करप्शन कहते हैं। असल काम को सही तरीके से ना करना ये करप्शन है, या जायज काम को भी नाजायज तरीके से करना ये करप्शन है। या फिर आप ये कह लो कि व्हेन मैनेजर पे ब्राइब्स टू गेन एक्सेस lucrative बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो अपने असर रसूख को इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोग उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स दें और वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट करें। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी करप्शन कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ में मेरा राइट है, ठीक है, उस चीज़ को राइटली मैं यूज़ करने की बजाय उस राइट को भी मैं क्या कहते हैं लोगों से पैसे लेकर या रिश्वत देकर करूँ, तो इस चीज़ को करप्शन कहा जाता है। तो वो कहते हैं द फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1977। पूरी दुनिया में ये करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक चला। व्हाट इज द कंसिडर्ड गिफ्ट इन वन कंट्री कैन बी ब्राइब इन अनदर। अगर आप एक मुल्क में किसी को कोई तोहफा देकर कोई काम करवा रहे हो, तो हो सकता है वो उस मुल्क के लिए तो ठीक हो, मगर दूसरे मुल्क में वो रिश्वत के तौर पर आ जाए।
Only 34 cases have gone to trial since the law was enacted. जब ये कानून 1977 में लगाया गया तो 34 केसेस के ऊपर उसके ऊपर स्टडी की गई. मोस्ट आर सेटल आउट द कोर्ट विद फाइन्स एंड पेनल्टी. और उसमें से ज्यादातर के ऊपर जुर्माना हुआ और ज्यादातर के ऊपर क्या हुआ, फाइन भी हुआ. इसका मतलब है वो सजा या जुर्माना इस वक्त हुआ जिस वक्त वो करप्शन साबित हो गई. इन विजन टेक्नोलॉजीज allegedly bribes to official in China and Philippines and Thailand. विजन टेक्नोलॉजीज एक कंपनी थी जिसने मुख्तलिफ किस्म की ब्राइबरीज की, मुख्तलिफ किस्म की करप्शन की, जो चाइना, फिलिपाइन और थाईलैंड के अंदर साबित हुई. ठीक है, तो इस पूरी की पूरी डिस्कशन से एक बात कहूँगा कि जो एक आपका असल काम है आप उसको भी सही तरीके से ना करो तो ये चीज़ आपको करप्शन खिलाएगी. और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये नॉर्मली आपको, या पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे जैसे ममालिक हैं उनमें आपको ये नॉर्मली नजर आएगी कि जो भी बंदा अपना काम कर रहा होता है वो अपना काम भी करने का आपसे पैसे वसूल करता है तब वो काम करता है. ठीक है, हालांकि उसकी पे उसको अलग से मिल रही होती है. तो ये चीज़ आपकी करप्शन होती है. देन याद रखिएगा जो अनएथिकल बिहेवियर है, अगर कोई बंदा सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके पीछे जरूर इन वजूहात में से एक लाजमी होती है. आपकी जो लीडरशिप है वो ठीक नहीं होती. मैं यहाँ पे अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जिक्र करता जाऊँ तो वो थे जो कि एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों को इस्लाम की दावत देने से पहले कुफारे मक्का से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे कि मैं अगर कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से तुम पर हमला किया जा रहा है, तो वो कहते हैं हाँ हम कर लेंगे. ये चीज़ मॉरल लीडरशिप है जो इखलाकियात को दिखाकर बनती है. हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो इमोरल लीडरशिप. हमारे लीडर का अपना इखलाक ही नहीं होता तो वो किसी को क्या समझाएगा. और याद रखिएगा जब लीडरशिप ही ठीक ना हो तो ऑटोमेटिकली वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी. मेरे ख्याल से खुलफाए राशिदीन का यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी होगा. उन्होंने अपनी जितनी भी टेन्योर है उसमें इस्लामी हुकूमत को अपने अरूज पे पहुँचाया तो उसकी एक वजह थी कि वो लीडरशिप अच्छी थी. और उनका उस्ताद उनसे वो दुनिया पूरी का अजीम तरीन जिनसे शख्सियत है वो मेरे आका दो जहां की शख्सियत है. ठीक है, खैर तो हम तो खैर उनके ख्वाब के बराबर भी नहीं है, मगर यहाँ पे एक चीज छोटी सी बात करता जाऊँ. इमोरल लीडरशिप मस्ट क्रिएट अनएथिकल बिहेवियर. अगर आपको अपना राइट सही तरीके से नहीं ना मिल रहा और आपका लीडर आपको सही तरीके से नहीं दे रहा तो फिर आप अनएथिकल बिहेवियर में जरूर जाओगे. सेकंड, अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है. बाज़ वक़्त आप तो ठीक होते हैं मगर जिस वक़्त आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही इस तरह का होता है. ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं जो कि भाई अनएथिकली आपको करने पर मजबूर करते हैं, आप जितने मर्जी नहीं हो. फिर वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि फेलियर टू कंसिडर द एथिकल इश्यूज. आपको ये हो सकता है कि आपको ये ना पता चले कि वहाँ पे जाके एथिकल और नॉन एथिकल है क्या. ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात करूँ, हमारे यहाँ पे आजकल ये छोटा सा ट्रेंड बना हुआ है कि हम पैसे देकर ये समझते हैं कि जो बंदा काम कर ले, ठीक है, पैसे लेकर वो चीज़ हम दयानादारी में मान लेते हैं. जबकि नाउज़ुबिल्लाह इस चीज़ को कई जगह पे भी कहा गया है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है. ठीक है, मगर एक चीज़ उनसे है हम इस चीज़ को एथिकली और नॉन एथिकली कंसिडर नहीं कर रहे होते कि ये चीज़ अनएथिकल है. बाज़ वक़्त आप उसको जो उनसे वो ब्रॉडनेस ऑफ माइंड कह सकते हो, उसको वजन क्या कहते हैं फैशन कहा जाता है, मगर वो चीज़ उनसे अनएथिकल होती है. खैर वो चीज़ें जो उनसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से देखना अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल है. बाज़ वक़्त आपने ऐसे गोल सेट किए होते हैं जो रियलिटी में हो ही नहीं सकते. अब भाई बंदे की कैपेसिटी ही 100 यूनिट को बनाने की, आप उसको कहने कि तुमने 3000 यूनिट बनाने हैं, 300 यूनिट बनाने हैं, हाउ इज इट पॉसिबल. आपने रियलिटी बेस्ड अपनी परफॉर्मेंस को जज किया ही नहीं है. ठीक है, जैसे कोई भी बंदा अगर ये कहता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मगर वो रियलिटी में जिस वक्त आए तो वो कहेगा भाई ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली ये अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस है. देन एम्प्लॉयज विद पुअर पर्सनल एथिक्स. बाज़ वक़्त ये हो सकता है कि बंदा गलत हो, ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो. मैंने पहले बोला था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं होती, बंदा ठीक होता है. अब मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय कौन सा है वो ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, तो इसको पर्सनल में देखा जाता है. ठीक है, तो ये भी एक रीजन होती है कि बंदा सही तरीके से, डिसऑनेस्टी होती है, डिसलॉयलिटी होती है, अनएथिकल बिहेवियर होता है, झूठ बोलता है, बे अमानत में खयानत करता है, ये सारी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और ये सारे के सारे अनएथिकल बिहेवियर है. अब पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म की फिलोसफीज के ऊपर काम हुआ, एथिक्स के ऊपर, कि वन व्हाट
हाउ टू मेजर द एथिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो किस तरह से एक बंदे के बिहेवियर को मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस का जिक्र करेंगे, तो उन डिफरेंट अप्रोचेस में पहली अप्रोच है वो कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। वो कहते हैं द व्यू दैट द मोरल worth of action or practice is determined by the consequences। बाद में आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो उसमें आपका एथिकल नॉन एथिकल इस पॉइंट से भी मेजर होता है कि यार दूसरों के ऊपर इसका क्या एक्शन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई काम करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो इसका दूसरों के ऊपर भी क्या असर होगा, मुझ पे भी क्या असर होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। उसकी वजूहत कह सकता हूँ, उसके सबब कहा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि अगली चीज कौन सी है, वो आ जाती है an action is just to be desirable if it leads to the best possible balance of good over bad consequences। अगर एक आप काम करो और उसके अच्छे पहलू ज्यादा हो, बुरे पहलू कम हो, तो वो कहता है कि ये चीज आपका गुड बिहेवियर कराएगा, एथिकल बिहेवियर कराएगा। देन इसको पहचानने का दूसरा तरीका क्या है, कमिटेड टू मैक्सिमाइज ऑफ गुड्स एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज टू हार्म। आप अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करो और बुराई को कम से कम करने की कोशिश करो। गुड का मतलब अच्छा और हार्म का मतलब बुरा। तो अच्छाई की तरफ आप ज्यादा हो और बुराई की तरफ कम हो, तो तब भी वो चीज आपकी एथिकल होगी। द बेस्ट डिसीजन आर दोज दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जब आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करते हुए देखो, ठीक है। इस मौके पर अब्दुल सत्तार रहती, वो वाहद एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में अपनी एक नाम, एक पहचान बना गया, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए अच्छा ही कर गया। तो याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ अच्छे पीपलों के लिए आप करोगे, वो चीज आपकी जल्द से आएगी। तो पहली अप्रोच के अंदर ये तीन चीजें होती है। दूसरी अप्रोच आती है जिसको राइट थ्योरी कहा जाता है। राइट थ्योरी क्या है, द व्यू दैट ह्यूमन बीइंग हैव फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रिविलेजेस। आप अगर इंसान है तो अशरफुल मखलूकात होने के नाते आपके कई राइट है। आपको वजन राइट ऑफ क्या कहते हैं, टेक पार्ट मैनेजमेंट है। आप वजन मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें, तो आप मैनेजमेंट में बैठ सकते हो, आपको हर मीटिंग में बैठाया जा सकता है, आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो परफॉर्म करने के लिए कंपनी के एसेट्स को यूज करना आ सकता है। ये सारी की सारी राइट थ्योरी है, मगर इनको पहचानने के लिए भी तीन उसने गाइडलाइन दी हुई है। समथिंग दैट टेक प्रोसीजर प्रोसीडेंस ओवर द ट्रम्प्स आर कलेक्टिव गुड। जब आप कोई चीज ओवरऑल सबके लिए अच्छी कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए है या नहीं है, आप सबके लिए अच्छा कर रहे हो, तो इसको कहते हैं कि एथिकल होगा। फॉर एग्जांपल, सिंस वी हैव द राइट टू फ्री स्पीच, वी आर आल्सो obliged टू मेक श्योर वी रिस्पेक्ट द फ्री स्पीच टू अदर। ठीक है ना। अब मैं अगर कहीं पे बोलता हूँ, तो मेरे बोलने के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, तो किसी दूसरे को भी बोलने के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर मेरा राइट है तो उसका भी राइट बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मेरा राइट बनता है कि मैं जो भी बोलूँ, जो भी अब मेरे व्यूज हैं वो सारे के सारे सुने, और जो दूसरों के व्यूज हैं वो ना मैं सुनूं। तो राइट थ्योरी के मुताबिक क्या है कि अगर आपका राइट बनता है तो उसका भी राइट वैसा ही बनता है। देन सर्टेन पीपल और इंस्टीट्यूशन आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स और सर्विसेज दैट सिक्योर द राइट ऑफ अदर्स। बात कुछ ऐसी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मुख्य किस्म के पुलिस वगैरह के अदारे हैं, या हमारी एजेंसी पाक आर्मी है, तो ऑटोमेटिकली उसका बनता है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। पुलिस है, अगर किसी किस्म का कोई क्राइम होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए होती है। आर्मी है तो किसी किस्म की कोई बाउंड्री से पार अगर कोई वो आती है थ्रेट, उसको तो ओवरकम करने के लिए होती है। तो इस चीज़ को देखना, ये हमारी जो सी है वो क्या है, अदारों का काम होता है। तो बाज़ ऐसे अदारे होते हैं जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। देन थर्ड है जिसको जस्टिस थ्योरी कहा जाता है। जस्टिस मेरे ख्याल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इंसाफ और अदल कर दो, तो आपकी किसी किस्म की भी अनएथिकल चीज को प्रमोट करने में बायस नहीं बनती। जैसे वो कहते हैं थ्योरीज दैट फोकस ऑन अटेनिंग अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। आप सिर्फ ये देखो कि मैंने जितना काम किया उसके बदले मुझे उतना रिवार्ड मिला है या नहीं मिला। इस चीज को देखना कि जस्टिस थ्योरी में आता है। टेली अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज वन दैट इज कंसीडर फेयर एंड इक्विटेबल। जब आपको सबके बराबरी की बुनियाद पर मिल रहा हो, तो उस चीज को जस्ट और इक्विटेबल कर देता है। हाँ, ये मैं यहाँ पे बात जरूर करता रहूंगा कि जस्टिस में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपने जितना किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, आपको रिवार्ड भी उतना मिलना चाहिए। अगर एक बंदे ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने 100 यूनिट बनाए हैं, उन 100 यूनिट्स में से एक बंदा 30 बना रहा है, एक बंदा 20 बना रहा है, एक बंदा 25 बना रहा है, तो 30 वाले की डेफिनेटली फीस ज्यादा होनी चाहिए।
25 वाले की उसके बाद होनी चाहिए और 20 वाले की उसके बाद होनी चाहिए। देन वो कहते हैं ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एक्सेप्ट व्हेन एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड वर्क टू एवरीवन एडवांटेज। ठीक है, फिर वो कहते हैं व्हाई वेल द इग्नोरेंस एवरीवन इज इमेजिन टू इग्नोरेंट ऑफ ऑल हिज और हर पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स। आप अपनी जात को पीछे छोड़ दें और सबके साथ अगर बराबरी के सूल पर चले तो इस चीज को जो है वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। ये तीसरी इसकी अप्रोच थी जिसको जस्टिस थ्योरीज कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं जेरी जेम्सवे CEO of the international believe that the best decisions are those that produce the greatest good फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। एक सीईओ है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है कि कोई भी आप क्या कहते हैं अगर ऐसा डिसीजन करते हो जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिटेड होगा, तो पिछली वाली डिस्कशन की रोशनी में आप उसको किस कैटेगरी में लेकर आओगे, A B C D, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो पिछली प्रीवियस पूरी की पूरी चीजों को रिकॉल कर बता सकते हैं। ठीक है ना। खैर यहाँ पे याद रखिएगा, हमने देखा कि अनएथिकल क्या होता है और एथिकल क्या होता है। अनएथिकली और एथिकली दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करने के बाद, उसकी थ्योरीज को डिस्क्राइब करने के बाद, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एथिकली बिहेव करना है तो उसकी क्या बाउंड्रीज हो सकती हैं, या आप किन चीज़ों पर अमल करके एथिकली बिहेव कर सकते हैं, इखलाकी तौर पर लोगों को करा सकते हैं। तो कहते हैं व्हाट मैनेजर कैन डू मेक योर श्योर दैट एथिकल इश्यूज आर कंसिडर्ड। आपकी जितने भी इखलाकी प्रॉब्लम्स हैं, इखलाकियात के से नीचे की जो चीज़ें हैं, जो डिसऑनेस्टी है, डिसलॉयल्टी है, झूठ है, गीबत है, बुराई है, एक बंदा काम पूरे के पैसे लेता है, काम पूरा नहीं करता, वो तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैनेजर्स को क्या क्या चीज़ों को स्टेब्लिश करना चाहिए। याद रखिएगा सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसको मेंटोर कहा जाता है, जो तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ तो आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम के साथ ने कहा मा कमल तुम दीनकुम ला नबी आबादी ला उम्मत आबादी। आज से 1400 साल पहले मेरे अल्लाह के नबी और आखिरत सरकार दो आलम की जात ने एक बात कही कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, महात्मा तुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन आज मुकम्मल कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, उस वक्त की लीडरशिप ने इस चीज को देखा और वो मेंटोर थे, वो पूरी की पूरी कायनात को सिखाने वाले थे। तो याद रखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अनएथिकल इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो एक ऑफिसर रखें जिसको सबसे पहले लोगों को ट्रेन करना चाहिए, जो एस्टेब्लिश एन एथिकल एथिक्स ऑफिसर। ठीक है, जिस वक्त वो हो जाए तो हैव लीडर प्रमोट एथिकल बिहेवियर। सबसे पहले लीडर को अच्छा होना पड़ेगा, देन बाकी सारे के सारे अच्छे होंगे। अगर कोई खुद करप्ट है तो वो किसी दूसरे को करप्शन से नहीं रोक सकता। अगर कोई खुद अनएथिकल है तो वो किसी दूसरे को अनएथिकल नहीं, एक झूठा कभी भी झूठ बोलने से नहीं रोक सकता, एक बददयानत कभी भी बददयानती से नहीं रोक सकता। तो लीडर को एथिकल बिहेवियर प्रमोट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो अगर ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सारी चीजों को भी ठीक कर लेगा। फिर वो कहते हैं डेवलप स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रोसेस। आपकी जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना वो इतना कुछ सख्त होना चाहिए कि ना चाहते हुए भी कोई बंदा गलती करे ही ना। ठीक है, अनएथिकली परफॉर्म करे ना, और अगर करे तो उसी वक्त लोगों के सामने आ जाए और उसको आसानी से देखा जा सकता है। फिर वो कहते हैं प्रमोट मॉरल करेज। जो बंदा एथिकली परफॉर्म करे उसको इखलाकियात के दायरे में रहते हुए लोगों के लिए अच्छे तरीके से करेज देना, हौसला अफजाई करना। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर कोई बंदा ईमानदारी से काम कर रहा होता है तो हम उसको प्रमोट ही नहीं करते। ठीक है, अगर कोई बंदा जो है वो अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको देखते ही नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा जब तक उसको प्रमोट नहीं करोगे, आप उसको करेज नहीं दोगे, आप उसको हौसला अफजाई नहीं करोगे, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। कंसीडर एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजन। और याद रखिएगा जब भी आपने कोई काम करना है उसको बिजनेस के पॉइंट से देखना है तो एथिकली लोगों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आना है तब होगा जब बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जो सी है एथिक्स के ऊपर काम कर रही होगी। अगर एथिक्स में लिखा बहुत कुछ जाए और उसके ऊपर आपको जो सा है वो क्या कहते हैं किया कुछ ना जाए, इसलिए ये कहूंगा कि अच्छी बातें करना और उसको बताना मकसूद नहीं होता, उन पे अमल करना भी मकसूद होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन उसको अमल भी करे। फिर वो कहते हैं प्रमोट एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर इस तरह का डेवलप कर दें कि लोग ना
आए भी तो वो किसी भी तरह से अनएथिकली बिहेव करे ही ना, ठीक है ना। अब हमारी जो माशाल्लाह पाक आर्मी है उसका एक स्टैंडर्ड है, उसके जो उनसे है एक वो क्या कहते हैं तमाम की तमाम चीज़ों का डिसिप्लिन है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चाहते हुए ना चाहते हुए भी अनएथिकली सोच आती नहीं है। देन वो कहते हैं हायर एंड प्रमोट द एथिकल इंडिविजुअल, ऐसे लोगों को हायर किया जाए और प्रमोट किया जाए जो कि एथिकली बिहेव करते हैं। अगर कोई नेकी करता है, अगर कोई लॉयल्टी के साथ काम करता है, अगर आपके साथ तमाम की तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से प्रमोट किया जाए, ना कि जानने वालों को नौकरी दी जाए, जानने वालों को प्रमोशन दी जाए। जब आप इन तमाम चीज़ों को कर लेते हो तो याद रखिएगा, वो कहते हैं जी 3 पॉइंट दे रहा हूँ, उन 3 पॉइंट को अगर आप पूरा कर लेते हो तो आप समझ लें कि आपने डिसीजन जो है एथिकली किए। वो कहता है इट इज कंसिडर एथिकल व्हेन बिजनेस पर्सन कैन आंसर यस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो तीनों क्वेश्चन अपने पास अपने जहन में सोचे, और अगर वो तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो समझ लेगा वो क्या है, एथिकल चीज का है। सबसे पहले क्या है, डज माई डिसीजन फॉल विद इन द एक्सेप्टेड वैल्यू, कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो लोगों के अंदर एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, और स्टैंडर्ड दैट टिपिकली अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जिस फर्म के लिए कर रहा हूँ कि उसके तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। अगर तो जवाब यस है फिर नेक्स्ट के ऊपर मूव करें। क्या है, एम आई विलिंग टू सी द डिसीजन कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर अफेक्टेड बाय, जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ क्या वो तमाम के तमाम, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर है चाहे वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, क्या वो सबके लिए मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा और लोगों तक उसको फीडबैक ले सकूंगा। अगर तो यस है तो ठीक है, यानी कि आप वो काम लोगों के सामने परफॉर्म करें और लोग उस पर रिस्पॉन्स आपको सही देंगे जो आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। थर्ड नंबर में, वुड द पीपल विद whom I have a significant personal relation approve for the decision। यहाँ पे एक बिग एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सरकार दो आलम ने सबसे पहले जिसको बताकर वही मुबारक के बारे में हजरत खदीजा तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया, जो उम्महातुल मोमिनीन है उनको बताया, तो उन्होंने सबसे पहले डिसीजन किया कि आप सच बोल रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह कि आप लोगों के साथ सिला रहमी करते थे, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते थे, आप सादक थे, आप अमीन थे, ठीक है ना। तो बाहर वालों को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिन बंदों के साथ आपका रिलेशन है क्या वो आप पे एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो वो कर लेते हैं तमाम के तमाम तीनों डिसीजन, मैं दोबारा बोल दूँ, जो डिसीजन आप कर रहे हो क्या वो लोगों में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर आप क्या ये चीज सबको बता सकते हैं या नहीं कर सकते। हो सकती है। तो फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सबसे ज्यादा करीब है वो सबसे पहले आपके ऊपर बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसीजन लेते हुए क्या आपके साथ वो खड़े होंगे या नहीं होंगे। अगर तो ये तीनों चीजें यस है तो आप समझ लें कि आपका जो डिसीजन है वो एथिकली सही है। देन वो कहते हैं अनसर्टेनिटी क्या होती है, आपने डिसीजन लिया तो आपको ये नहीं पता कि भाई ये चीज उनसे कल को क्या रिएक्ट करेगी, क्या रिएक्शन आएगा, लोगों को क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा, इस चीज को अनसर्टेनिटी कहते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को कहा जाता है। तो कहते हैं नॉट ऑल एथिकल डायलेमास हैव अ क्लीन और ऑब्वियस सॉल्यूशन। बाज बात आप जो कुछ करना चाह रहे होते हो पिछले तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस करते हुए भी बाज बात ऐसा होता है कि जिस वक्त आप उसको परफॉर्म करते हो तो वो उसका सोल्यूशन वैसा नहीं निकलता जैसा कि आपके माइंड में होता है। इन दीज केसेस अ प्रीमियम इज प्लेस्ड ऑन ability of manager to make sense out of complex messy situation and make balanced decisions that are just as possible। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस वक्त तो इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन आ जाए, उस अनसर्टेनिटी को, उस पैनिक को, उस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर रहते हुए जो आप डिसीजन लेते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और वो लोगों के आपके खिलाफ जो वो क्या कहते हैं आवाज उठा रहे होते हैं वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, आपके अगेंस्ट भी कर सकता है और आपके फेवर में भी कर सकता है। तो राइट डिसीजन एट राइट प्लेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये अनसर्टेनिटी को, गैर यकीनी सूरत हाल को कम करता है। जब आप ये कर लेते हो तो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट आता है, स्टेक होल्डर हमने देखे, बिजनेस एथिक्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और अ पार्ट ऑफ मैनेजर टू बिल्ड सर्टेन सोशल क्राइटेरिया इनटू देयर डिसीजन मेकिंग। आपने जब भी कोई काम करना है, जब भी कोई डिसीजन लेना है तो उसका लोगों पे क्या असर पड़ेगा,
इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोक बनाई है तो कोक का जो सॉफ्ट ड्रिंक है क्या वो लोगों के लिए हार्मफुल तो नहीं है? क्या उनकी सेहत के ऊपर उसके नेगेटिव पॉइंट तो नहीं आते? और इसमें मैं फिर दोबारा पिछले वाले की बात करूंगा कि एथिकल नॉन एथिकल के अंदर आपने भी बात की कि जो चीज़ लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी वो चीज़ एथिकल होगी और जो चीज़ बुरी होगी वो अनएथिकल होगी। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि इसके ऊपर कितने पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। देन वो कहते हैं मैनी मैनेजर इवैल्यूएटिंग डिसीजन दैट शुड बी a presumption in favor of adopting course of action that enhance the welfare of the society or large। कि जब वो काम कर ले करने के बाद वो ये जरूर करे कि इसको जर्नल लेवल पे लोगों की वेलफेयर के लिए लोगों के लिए अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं फिर बोल दूं कि कारोबार का जो मेन मकसद होता है वो हमारे मुल्क के अंदर याद रखना लोगों के लिए अच्छा काम करना होना चाहिए। इसी चीज़ को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इस चीज़ का मतलब आगे क्या है, गिविंग बैक है। गिविंग बैक का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी को दे क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं मार्क बेनिफो सीईओ ऑफ द सेल्स फोर्स .com है तो 1% इक्विटी इनटू पब्लिक चैरिटी। उसने अपनी टोटल रेवेन्यू का 1% जो है वो चैरिटी कर दी। ठीक है, 1% ऑफ टाइम 4 आवर्स पर मंथ पूरे जो उनसे टाइम होता था उसका उसके अंदर 4 आवर्स पर मंथ वो जो उनसे लोगों के लिए चैरिटी करता था पर एम्प्लॉय टू बी पेड वॉलंटरी कि वो लोगों को साथ इखलाकी तौर पर सही तरीके से काम करता था। देन 1% ऑफ द प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिट का 1% को जितने भी फलाही इदारे होते थे जो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाए जाते थे उनके लिए कर देता था। ये तो एक इंग्लिश मैन की हमारे पास एग्जांपल है ना। मगर एक चीज आपको अगर अपने इर्द गिर्द अगर नजर आए आप जितना लोगों को दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। ये वाहद एक ऐसी चीज है जिसकी सरमायाकारी आप रब के साथ करते हो। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जितना लोगों के लिए ज्यादा करोगे वो उतना ही आपको रिवार्ड भी ज्यादा मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप लोगों को जो सा है वो टाइम दे, याद रखिएगा ये सिर्फ सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को गिविंग बैक कर रहे हैं, किसी को कोई पैसा दे रहे हैं। पैसे की शक्ल में नहीं हो सकता, आप टाइम की शक्ल में हो सकता है, केयर की शक्ल में हो सकता है, किसी की वेलफेयर की शक्ल में हो सकता है। तो आप जितना देंगे वो उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। केयर की शक्ल में, रिस्पेक्ट की शक्ल में, आपकी वो क्या कहते हैं मॉनिटरी रिवार्ड की शक्ल में। तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं कि यहाँ पे तो एक हमने वो बेनोफ सीईओ है जो उनका सेल्स फोर्स .com का उसकी एक एक पर्सन की उसने जो एक काम किया तो वो दुनिया में कामयाबी का बायस बना। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई लोगों ने आर्गुमेंट्स किए। उन आर्गुमेंट्स में सबसे पहले जी राइट वे फॉर द बिजनेस टू बिहेव। ये सबसे अच्छा और सही तरीका है लोगों के बिहेव करने का। अगर लोग आपके बिजनेस के ऊपर सही बिहेव कर रहे हैं, नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी दैट हेल्प मेक देयर कंपनी। लोगों के साथ कंपनी क्रिएट करने में भी फायदा होता है। इट कैन लीड टू बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इससे आपकी सेल भी बढ़ती है। क्यों? लोगों का फिर एतमाद बढ़ जाता है। और इग्नोरिंग दिस मे जनरेट इट इल विल एंड ओपोजिशन। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फैक्टर्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे तो याद रखिएगा रिस्पॉन्स आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, लोग आपके ऑपोजिट भी जा सकते हैं, आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। लास्ट इसके ऊपर अगर बात करता जाऊँ, वो कहते हैं ग्लोबल लेबर मॉनिटरिंग है। वो कहते हैं नाइकी, पेटागॉन, गैप एंड 5 अदर companies have joined forces with 6 leading anti sweatshop group to devise single set of the labor standard with a common factory inspecting system। गोल क्या था? टू रिप्लेस today's overlapping hot people hotspot on approaches with the some thing that easier than the cheaper to use। लोगों को सस्ते में अच्छी से अच्छी चीज देना, ये इनका मकसद था। और वो मकसद में कामयाब होते गए, लोगों को देते गए, तो वो आज ब्रांड बन गए हैं, आज एक कंपनीज की शक्ल में नजर आते हैं, वो एक सिंबल की शक्ल में नजर आते हैं। आज के टॉपिक की जो लास्ट डिस्कशन है वो है द फ्रेडमैन डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन असूल को कहते हैं और फ्रेडमैन एक बंदा था जिसने इस असूल को याद किया। कहते हैं रिजेक्ट द आइडिया दैट द बिजनेस शुड बी अंडरटेक सोशल एक्सपेंडिचर बियॉन्ड दोज मैंडेट बाय लॉ। मेरे ख्याल से उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि लोगों के लिए अच्छाई करनी चाहिए। उसने कहा, ये उसके व्यूज़ हैं, उसने कहा कि लोगों के ऊपर सोशल एक्सपेंडिचर करने की बजाय सिर्फ सिर्फ उतना को खर्च करना चाहिए जितना कि उनका हक बनता है। द फर्म शुड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। और फर्म को सिर्फ सिर्फ अपना क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। लोगों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। इफ द शेयर होल्डर वांट
to use proceeds for the social investment, that should be their choice. Manager should not make the decision for them. वो कहता है कि अगर आप किसी के लिए कोई अच्छाई का काम कर रहे हो ना, तो वो कहता है कि वो हर एक इंडिविजुअल का होता है। शेयर होल्डर अगर अपनी तरफ से चैरिटी करें तो वो अलग बात है, क्योंकि पैसा उनका है, मगर मैनेजर को अपनी तरफ से ये काम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेडमैन की ये डॉक्ट्राइन है, ये उसका व्यू है, उसके बारे में है, ठीक है। मगर एक चीज जो एंड के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करता रहूँ, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप किसी को कुछ देंगे तो तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। आप किसी के लिए टाइम दें उसकी वेलफेयर के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बदले रिटर्न में भी वो तमाम की तमाम चीज़ मिलेगी। एक लास्ट मैसेज कि आपने इस तमाम डिस्कशन के बाद अगर किसी किस्म का कोई मसला आता है तो कमेंट्स की शक्ल में भी आप बताया करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन यूट्यूब बाय कमेंट्स, ठीक है। खुदा आपका हामी नसर हो। आज का ये जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट डिस्कशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।